पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जोंगमी ने यहाँ पर पूरा प्लान बना कर रखा हुआ था ताकि युनफी और उसके फादर की वाट लगाई जा सके, लेकिन उसका प्लान युनफी ने फेल कर दिया था। जितने भी उसने चाल चल के रखे हुए थे उससे 2 कदम आगे होता है युनफी। इस वजह से युनफी ने उसका प्लान उसी के ऊपर चल दिया था। इस वजह से जोंगमी की हालत खराब हो जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि युनफी उसके हर चाल से कैसे बच गया। वो यहाँ पर युनफी के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका युनफी के सामने टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन था। तो युनफी अपनी पावर का यूज करते हुए उसको बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी जान ही ले ली थी। युनफी का यहाँ पर जलवा बिखर चुका था। सारे लोग समझ चुके थे कि युनफी से पंगा लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो पहले जैसा युनफी नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन फैमिली का जो लीडर था उसको पता चल चुका था कि एक लड़की ने उसकी सारी की सारी बात सुन ली है, जहाँ पर वो युनफी को मारना चाहता है। तो इसी वजह से उसने उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। बाकी फैमिली के जो 2 लीडर यहाँ पर आए हुए थे उसका साथ देने के लिए, वो लोग भी यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक करते हुए उसके पीछे पड़ चुके थे, ताकि किसी भी हालत में उस लड़की को रोका जा सके। क्योंकि अगर ये लड़की यहाँ से भागी तो युनफी को जाकर सारी की सारी बात बता देगी कि किन फैमिली और बाकी की जितनी भी दोनों फैमिली है, तीनों ने मिलकर युनफी को मारने का प्लान बनाया हुआ है। और अगर इसने युनफी को उसके बारे में बता दिया तो युनफी पहले से ही अलर्ट हो जाएगा। इस वजह से इस लड़की को जाने देना उनकी बहुत बड़ी भूल साबित होगी। वो यहाँ पर तीनों अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी हालत में उस लड़की को मारा जा सके। वो लड़की अपनी पूरी जान लगाते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। उसको किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। तो जैसे ही एक अटैक उसको आकर लगने वाला था, बीच में किंगलू आकर उसको बचा लेती है। इस वजह से वो अटैक उसको नहीं लग पाता और उस लड़की की जान बच चुकी थी। इसके बाद वहां पर तीनों फैमिली के लीडर आते हैं और देखने लग जाते हैं कि वो लड़की आखिर कहाँ गायब हो गई। वो तीनों परेशान हो चुके थे कि अगर ये लड़की भागी ना तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट होने वाला है। हमने युनफी को मारने के बारे में सोचा था, हम उसको कभी नहीं मार पाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पर टेंशन में थे कि तभी वहां पर एक बंदा आकर पहुंच जाता है, जिसका नाम था किन जुआन। और ये एक गुंडे गैंग का लीडर होता है। ये ऐसे गुंडे गैंग का लीडर था जो लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। किसी की जान लेना हो, किसी भी हद तक के घटिया काम करने हो, वो सब करने के लिए तैयार है। तो वही यहाँ पर उस गुंडे गैंग का लीडर जुआन आकर पहुंचा हुआ था, जो कि किन फैमिली के लीडर से कहने लग जाता है कि देखिए, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने हमें पैसे दिए है ना युनफी को मारने के लिए, तो मतलब समझ जाइए कि युनफी का एक पल भी सांस लेना नामुमकिन है। हमने आज तक के कभी भी अपना मिशन फेल नहीं किया। जिसको मारने का टारगेट मिलता है हम उसकी जान लेकर ही रहते हैं। तो बेफिक्र रहिए, युनफी आपको मरा हुआ जरूर मिलेगा। तो तीनों फैमिली के लीडर भी यहाँ पर खुश हो जाते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी तरह से बस यहाँ युनफी मारा जाए, हमारा प्लान सफल हो जाए। तो उनको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ किंगलू जो होती है वो उस लड़की के साथ होती है। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि किन क्लान और बाकी जितने भी क्लान के लोग वगैरह है ना, उन सभी ने मिलकर एक टीम बना ली है। वो सब लोग मिलकर युनफी को मारना चाहते हैं। जब वो त्यांशु फॉरेस्ट के अंदर जाएगा हर्ब्स और वो फ्लावर लाने के लिए, तो मुझे किसी भी हालत में युनफी को उसके बारे में बताना होगा, कहीं इससे पहले वो उस फॉरेस्ट में जाने के लिए निकल ना जाए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिस यहाँ पर आकर तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अब मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, माफ करना, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो तुरंत बिल्कुल घबराहट लिए हुए वहाँ से भागना शुरू कर देती है ताकि युनफी को सारी बात बता सके। किंगलू भी उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन वहाँ पर वो जो ओल्ड वुमेन होती है जो कि किंगलू के साथ हमेशा रहती है, वो उससे कहने लग जाती है कि देखिए, आप नहीं जा सकते। आप पिछली बार भी युनफी के पीछे गई थी, आपके पीछे मुसीबत पड़ चुकी थी, इसलिए मैं आपको जाने नहीं दूंगी। लेकिन किंगलू कहने लग जाती कि देखिए ओल्ड मास्टर, प्लीज प्लीज ये आखिरी बार है, मुझे जाना होगा युनफी के पास, मुझे उसको बचाना है, मैं नहीं चाहती कि उसको कुछ हो जाए, तो इस बार आप प्लीज मुझे मत रोकिए। इतना कहने के बाद किंगलू तो वहां से जा चुकी थी ताकि युनफी को बताया जा सके कि उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। दूसरी तरफ हम युनफी को देखते हैं, वो त्यांशु फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए निकल चुका था। उसके साथ यूई और जाओमो भी होते हैं, जहाँ पर युनफी ने यूई को एक टेक्निक सिखा कर रखा था जिसका नाम था हीरोइक ब्लास्ट। तो वो उसी टेक्निक को सीख रही होती है कि जैसे ये टेक्निक एक्टिवेट होती ना, तो हाथ के अंदर से एक अजीब सा ब्लास्ट क्रिएट होता है, जिसकी मदद से हम किसी को भी सामने वाले को उड़ा सकते हैं। थोड़ा सा दूर जाकर वो गिर जाएगा। तो यही वाली टेक्निक यहाँ पर यूई सीख रही थी, लेकिन वो सीख नहीं पाती। तो जाओमो उसका खूब मजाक उड़ाता है कि देखो, मैं बताता हूँ कि किस तरह से इस टेक्निक को सीखा जाता है। तो वो टेक्निक सीखने के बहाने यूई को किस करने की कोशिश करता है। तो ये देखकर यूई तुरंत ही हीरोइक ब्लास्ट टेक्निक को यूज करती है और इस टेक्निक का यूज करते हुए जाओमो बेचारे को उड़ाकर दूर फेंक चुकी थी, जिस वजह से बेचारे की हालत खराब हो जाती है और वो दूर पेड़ से जाकर टकरा जाता है। युनफी कहने लग जाता है कि अरे यार,
यार बस करो, इतना लंबा तुम लोगों को वहां से यहाँ तक लेकर आया, लेकिन तुमने 2 मिनट भी अपना मुंह बंद नहीं किया। दोनों हो कि बस बक 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 करते रहते हो। पास में एक छोटा सा गाँव है, हमें पहले वहां चलना है, वहां जाकर कुछ वेपन वगैरह लेंगे, उसके बाद बीस्ट वगैरह को मारने के लिए और फ्लावर को लाने के लिए हम निकलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलो हमें चलना है उस गांव के अंदर। तो इसके बाद सारे के सारे लोग वहां से उस गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। ये एक छोटा सा गांव होता है जहां पर कुछ 100 के करीब लोग रहा करते थे, लेकिन ये टाउन जाना जाता है अपने ही खास तरह के वेपन वगैरह के लिए। इस गांव के अंदर एक से बढ़कर एक वेपन मिलते हैं। हॉब्स लेना हो तो हॉब्स मिलेंगे, पिल वगैरह लेना हो तो पिल भी मिल जाती है। यहाँ पर सारी चीजें कमाल की मिलती हैं। तो यहीं पर वो लोग वेपन ढूंढने के लिए आए हुए थे। उनको एक दुकान के अंदर कुछ वेपन भी दिखता है, जिसमें 2 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देने वाले गदा होते हैं। युनफी जामू से कहता है कि जामू जाओ और उन दोनों गधे को तुम उठा लो, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो जामू जाता है और उन गधे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उसको उठाना तो छोड़ो, वो उसको हिला ही नहीं पा रहा था। युनफी और यूई दोनों उसका खूब मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम्हारे अंदर तो हवा ही नहीं है, जान निकल गई लगता है तुम्हारी, उठाओ उठाओ, उठा कर दिखाओ कि तुम उठा पाते हो या नहीं उठा पाते हो। तो जामू कहने लग जाते कि अरे मुझे पसीना आ रहा था ना, इसलिए छूट रहा है, मैं भी उठा कर दिखाता हूँ। लेकिन बेचारा कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उसको उठा ही नहीं पा रहा था। तो यूई कहती है कि सैड हो जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे उठाया जाता है। तो यूई जो थी तुरंत जाती है उन गधे के पास, और जैसे उसने उसको टच ही क्या किया था, मानो वो बिल्कुल कागज का बन गया हो, और वो एकदम आराम से उस गधे को उठा लेती है। ये देखकर तो युनफी और जामू दोनों के दोनों हैरान रह जाते कि यार ये कैसे पॉसिबल है, जिसको ये जामू टच नहीं कर पा रहा था, इसने तो आसानी के साथ उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया। ये तो कमाल कर दिया यूई ने। पर यूई को वो गधा पसंद नहीं आते कि मैं देखो कितनी छोटी सी हूँ, लेकिन इतना बड़ा गधा लेकर चलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए युनफी कहने लग जाते कि ठीक है, देखो वहां पर कुछ ना अच्छे अच्छे ब्लेड वगैरह रखे हुए हैं, तो तुम एक काम करो, तो उनको ले लो, वो तुम्हारे पर बिल्कुल सूट करेंगे। तो ये सुनने के बाद यूई जो थी वो सीधा गधा फेंक कर मारती है उसी जामू की तरफ, जिस वजह से वो उसके पैर पर जाकर गिरते हैं, उसके पैर की हड्डियां टूट चुकी थी। बेचारा दर्द से चिल्लाने लग जाते कि हाय मेरी टांग तोड़ दी हुई तुमने। युनफी कहता है कि देख जामू, तुझे किसी भी हाथ में वो गधा ही यूज करने हैं, तो उसको उठा कैसे भी करके अपने साथ लेकर चल, क्योंकि वो तेरे पर परफेक्ट सूट करेगा। तो ना चाहते हुए बेचारे जामू को वो गधा लेना ही पड़ता है, और एक वो उठाता है और दूसरा आराम से यूई उठा कर लेकर आगे बढ़ रही थे। ये तीनों की तीनों वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यूई युनफी से कहती है कि तुमने कोई वेपन नहीं लिया, तुम्हें क्या कोई वेपन नहीं चाहिए? तो युनफी कहने लग जाता है कि मुझे अभी तक के वैसा कुछ खास वेपन नजर नहीं आया, अगर मिलता ना तो मैं जरूर वैसा कोई वेपन ले लूंगा। तो इसी तरह के वेपन को मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तब उनको यहाँ पर नजर आता है कि एक बंदा है जो कि बाजार में अच्छे अच्छे वेपन बेच रहा है। उसका कहना ये होता है कि मैं यहाँ पर ना अपने सबसे कीमती वेपन को बेचने के लिए आया हुआ हूँ, वो भी बिल्कुल सस्ते दाम में, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो लाखों के क्रिस्टल की कीमत वाले मैं कुछ 100 सिक्कों में ही बेच रहा हूँ। लोगों ने इस चीज को देखकर तो उसके ऊपर इल्जाम ही लगाना शुरू कर दिया था कि तुम यहाँ पर नकली बेच रहे हो, तभी तो तुम इतने सस्ते में बेच रहे हो, वरना जिस तरह के वेपन तुम बेच रहे हो ना 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल से कम नहीं आते हैं। वो बेचारा लोगों को कह रहा था कि मेरे एंसेस्टर वगैरह ने ना जनरेशन को पास किया है ये वेपन, इसलिए ये वेपन बिल्कुल भी झूठ नहीं है, मैं नकली सामान नहीं बेच रहा। युनफी जब वहां पर उन वेपन वगैरह को देखता है तो उसको ऐसा फील होने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन वेपन के अंदर कोई ना कोई ऐसा हिडन ट्रेजर मौजूद है जिसके बारे में कोई समझ नहीं रहा, और अगर उस वेपन जो कि ट्रेजर जैसा है उसको मैं हासिल करूं तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। तो वो उसी बंदे के सारे वेपन वगैरह को देखने के लिए पहुंच चुका था। तब उसको वहां पर नजर आता है कि वहां एक छोटी सी स्वॉर्ड रखी हुई है जिसका नाम था प्रोफाउंड स्वॉर्ड। युनफी ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये प्रोफाउंड स्वॉर्ड जिसका ऑरा इतना ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, ये इस तरह से यहाँ पर कैसे रखी हुई है, और नो डाउट ये बिल्कुल ओरिजिनल है एकदम, इसके अंदर से इसका ऑरा भी अभी तक के बाहर निकल रहा है। तो युनफी उस दुकान वाले से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये जो वेपन है ना ये लेने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारी कीमत नहीं, जो इसकी ओरिजिनल कीमत हो सकती है ना, मैं तुम्हें वो दूंगा, यानी 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल दूंगा तुम्हें। लेकिन इससे पहले तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारे फादर को हुआ क्या है। वो तुरंत जाता है और उस बंदे के फादर को चेक करने लगता है कि क्या उनकी तबीयत किस तरह से खराब है, उनको वो ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता। युनफी अपने पिछले लाइफ के वर्जन से कहने लग जाते कि क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो। तो पिछले लाइफ वाला युनफी कहता है देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक एम्परर नहीं हूँ, बल्कि अपने टाइम में ना मैं एक बहुत ही महान एल्केमी का ग्रैंड मास्टर हुआ करता था, और मेरी एल्केमी स्किल जो है ना वो किसी को भी एकदम परफेक्ट तरह से ठीक करने के काम आती है। मैं टॉप लेवल की पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, किसी की भी बीमारी वगैरह हो तो उसको चुटकियों में ठीक कर सकता हूँ। तो इस ओल्ड मैन को ठीक करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। देखना अभी मेरा मैजिक मैं तुम्हें कैसे दिखाता हूँ इस ओल्ड मैन को ठीक करके। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है, और अपनी पावर का यूज करते वो उस बंदे के फादर के ऊपर अपनी पावर की मदद से अटैक करना शुरू कर चुका था। 2-4 बार वो अटैक ही क्या करता है कि इसके बाद वो कहता है कि देखो तुम्हारे फादर अब ठीक हो रहे हैं, करीब 2 से 3 महीना लगेगा उनको पूरी तरह से रिकवर होने के लिए। उसके फादर जो थे वो यहाँ पर होश में आ चुके थे, जबकि उनकी हालत ऐसी थी कि उनका होश में आना बिल्कुल
नामुमकिन था। यहाँ पर वो बंदा और उसके फादर दोनों इस चीज को देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि आखिर ये कैसे हुआ। यहाँ पर उस बंदे के फादर की तबीयत ऐसी खराब थी कि वो मर रहे थे, लेकिन युनफी ने ये कारनामा कर दिखाया और उसने उनको ठीक कर दिया। वो बंदा तो यहाँ पर युनफी के सामने सर झुकाने लग जाता है कि आप हमारे लिए कोई मसीहा बनकर आए जिसने मेरे फादर को ठीक किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये एहसान आपका कैसे चुकाऊं। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पे। तो युनफी कहता है कि एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम्हारे पैसे और इसके बदले जो मैं जिस स्वॉर्ड चाहिए ना, प्रोफाउंड स्वॉर्ड, वो मुझे दे दो। युनफी वहां पर पैसों के बदले वो प्रोफाउंड स्वॉर्ड लेता है और उसको लेकर वो वहां से निकल चुका था। उसको बहुत अच्छा लगता है कि कमाल की स्वॉर्ड मेरे हाथ लगी है। पर तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जिसका नाम लिन लाओ था और इसकी कल्टीवेशन लेवल होती है अर्थ रैल्म का लेट स्टेज। वो यहाँ पर आकर कहने लग जाते हैं कि देखो ये स्वॉर्ड ना मेरा यंग मास्टर है जिसका नाम शियाओ है, उसको पहले पसंद आई थी, तो इसलिए ये प्रोफाउंड स्वॉर्ड मैं ले रहा हूँ और मैं अपने यंग मास्टर को देना चाहता हूँ। बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तो अपने हाथ पीछे करो और ये स्वॉर्ड मेरे हवाले कर दो। अगर तुम यहाँ से अपने 2 पैरों पे जाना चाहते हो तो, वरना अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर ये चीज सुनकर युनफी के दिमाग में आग लग जाती है। मैंने यहाँ पर इस बुढ़ाऊ से अभी तक के पंगा लिया नहीं है, लेकिन इसके बात करने का जो तरीका है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैं यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरा जो यंग मास्टर है ना उसका नाम है शियाओ और वो इस गाँव का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका बेटा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो शियाओ कितना ज्यादा कमाल का है। लोग उसका नाम सुनकर डर जाते हैं और सच में ऐसा ही होता है। जैसे ही उसका नाम सभी को पता चला था, वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर चुके थे। पूरा यहाँ पर एरिया जो था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। इसके बाद वो शियाओ जो होता है वो धीरे धीरे करते हुए युनफी की तरफ बढ़ने लग गया था ताकि उससे वो स्वॉर्ड हासिल कर सके। लेकिन जैसे वो चल रहा होता है उसका चलना बिल्कुल अजीब था। वो बिल्कुल कमर मटका मटका कर चल रहा था जैसे कि बिल्कुल एक कोई छक्का चलता है, और उसके बात करने का तरीका भी बिल्कुल छक्को जैसा ही था। तो ये देखकर वो जाओमो और यूई तो बिल्कुल अजीब सा फील करते हैं कि यू यार ये क्या है। हमें तो लगा था कि इसका यंग मास्टर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा होगा, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। शियाओ कहने लग जाता है, मतलब कहने लग जाती है, दोनों हम उसको कह सकते हैं कि जो चीज मुझे पसंद आती है ना मैं उसको लेकर ही रहता हूँ। तो युनफी वो स्वॉर्ड मुझे पसंद आई है और मैं उसको लेकर ही रहने वाला हूँ। लेकिन युनफी कहता है कि भाड़ में जाए यहाँ से, ना मुझे तेरे से मतलब है ना ही तेरे इस मास्टर लिन लाओ से मतलब है, इसलिए मेरा रास्ता खाली करो। मैं ये स्वॉर्ड लिया हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो जो शियाओ होता है वो अजीब हरकत करते हुए कहने लग जाता है कि आखिर क्या कहा तुमने। वो एकदम लड़कियों की तरह भागते हुए कहना चाहता है कि अरे रुक जाओ वहीं पे, मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए, मैं तुमसे वो स्वॉर्ड लेकर आऊंगी। जोमो यहाँ पर आने के बाद शियाओ से कहना चाहते हैं कि देखो मेरा जो दोस्त युनफी है ना वो लड़कियों पे कभी हाथ नहीं उठाता और उनके ऊपर गुस्सा नहीं करता। ऐसे तुम अगर उंगली करोगी या करोगे तो वो नहीं देखेगा तुम लड़का हो या लड़की हो, बहुत बुरा मारेगा तुम्हें। ये सुनकर शियाओ जो था वो बिल्कुल भड़क चुका था। वो कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मुझे लड़की कह रहे हो। नहीं, मैं लड़का हूँ, मैं मर्द हूँ, ऐसा मर्द हूँ कि मैं तुम लोगों की वाट लगा सकता हूँ। लड़की कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे। वो यहाँ पर अपने मास्टर लिन लाओ से कहता है कि मास्टर जाइए और इन सबको मार डालिए, मैं किसी को भी दिन जिंदा देखना नहीं चाहता हूं। तो लिन लाओ जो था वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन युनफी तुरंत ही सबसे पहले अपने दोस्तों को वहां से साइड करता है और उसके बाद वो यहाँ पर कहने लग गया था उस मास्टर से कि देखो लिन लाओ, तुम अभी सिर्फ अर्थ रेल्म के ना लेट स्टेज पे हो। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार नहीं सकता, ऐसा हाल करूंगा ना तुम कल्टीवेशन वगैरह सब भूल जाओगे। तो लिन लाओ कहता है कि वो तो टाइम ही बताएगा बेटा, जरा आ जा, अभी फाइट पूरी कंप्लीट हुई नहीं है। वो दोबारा से जा चुका था युनफी के साथ फाइट करने के लिए और अब तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक धुआंधार बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर वो जो लिन लाओ होता है वो एक से बढ़कर एक टेक्निक का यूज कर रहा था। अब हालांकि देखा जाए तो युनफी और लिन लाओ के कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन तब भी यहाँ पर युनफी लिन लाओ को बहुत अच्छी टक्कर देता है। वो यहाँ पर सीधा यूज कर लेता है अपने पिछले लाइफ की जो एम्परर की पावर थी उसको, और जैसे उसने एम्परर की सोल पावर को यूज किया इतना ब्रूटल अटैक उसका तैयार हुआ था कि लिन लाओ उस अटैक के सामने खुद को खड़ा भी नहीं कर पाता और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लिन लाओ को यकीन ही नहीं होता कि एक लूजर बंदा जो कि अपना अर्थ रैम तक के अभी तक पहुंचा भी नहीं है वो मुझे इतना बुरी तरह से चोट कैसे पहुंचा सका। नहीं, मैं ये बात मानता ही नहीं। वो दोबारा से जा चुका था युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए, मैं देखूं इसको कि ये कितना उसने अटैक से बच सकता है। तो युनफी को यहाँ पर ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा अपनी डिमोनिक नीडल टेक्निक का यूज कर लेता है और जैसे अपनी उसने डिमोनिक नीडल को यूज किया उसकी नीडल ऐसा ब्रूटल अटैक देकर मारती है मास्टर के ऊपर कि मास्टर तो इंच भर के फासले से बच जाता है, लेकिन
जहाँ जमीन पे वो नीडल लगी थी, जमीन के नीचे न जाने कितने किलोमीटर का गड्ढा बन गया था, जो चीज ये दर्शा रहा था कि अगर बाय चांस अगर वो नीडल लग जाती है लिन लाओ को, तो लिन लाओ का वो हाल हो जाता जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ पर बच गया। शियाओ कहने लग जाता है कि लिन लाओ से, मास्टर तुमने इस युनफी को क्यों नहीं मारा, ये जिंदा कैसे बच गया? तो लिन लाओ कहता है कि देखिए यंग मास्टर, ये बंदा ना थोड़ा सा अजीब है, मानता हूँ कि इसकी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे से काफी लेवल नीचे है, लेकिन तब भी ये मुझे बहुत अच्छी टक्कर दे पा रहा है। इसका ओरिजिन क्या है, इसकी पावर कैसी है, इसका पता लगाने के बाद ही मैं इससे बदला ले सका हूं। तो यहाँ पर शियाओ रोने का नाटक करते हुए कहना चाहता है कि मुझे वो प्रोफाउंड स्वॉर्ड चाहिए, मुझे किसी भी हालत में आप वो ला कर दीजिए, वरना मैं अपने आप को सुकून से नहीं रख पाऊंगा। तो लिन लाओ कहना चाहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालूंगा जिसकी मदद से मैं तुम्हें वो प्रोफाउंड स्वॉर्ड ला कर दूं, क्योंकि तब तक तो युनफी वहां से कब का निकल चुका था। लिन लाओ का साथ ही साथ ये भी प्लान था कि युनफी के पास किस तरह की टेक्निक है जिसकी मदद से वो इतना लो लेवल पे होने के बावजूद भी उसको अच्छे से टक्कर दे पा रहा था, वो टेक्निक भी हासिल कर लेगा। इसी वजह से वो युनफी को किसी भी हालत में ढूंढने ही वाला है। दूसरी तरफ युनफी, जामो और युई जो थे वो तीनों जंगल के बीच वाले हिस्से में आ चुके थे। यहाँ पर आकर उनको अपनी पावर इंक्रीज करनी थी, रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करने थे, और जो फ्लावर यहाँ पर लेने के लिए आया हुआ था युनफी, उसको वो फ्लावर चाहिए था। युनफी उन दोनों से कहना चाहता है कि देखो ये जो इलाका है ना, ये बहुत ज्यादा जंगली जानवरों से भरा हुआ है, तो तुम जाओ और जानवरों को मारकर उनका ब्लड एसेंस हासिल करने की कोशिश करो, लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रखना कि कोई भारी जानवर के पीछे मत पड़ जाना, वरना तुम उसका ब्लड एसेंस तो नहीं निकाल पाओगे, वो तुम्हारा ब्लड जरूर निकाल लेगा। तो जाओ जल्दी से, खड़े खड़े यहाँ पर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तो वो दोनों जो थे वो तुरंत भागने लग जाते हैं ताकि वो बीस्ट वगैरह को मारकर उसका ब्लड एसेंस हासिल कर सके। उनके पास तो वेपन आ ही गया था, तो वो अपना वेपन ही लेकर वहां से जा चुके थे। युनफी कहने लग जाता है कि मुझे किसी भी हालत में दो चीज जो लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो दोनों चीज चाहिए। पहला है किसी पावरफुल बीस्ट का ब्लड एसेंस, और दूसरा वो फ्लावर। जब तक वो दोनों चीजें मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाऊंगा और अपना अर्थ रैल्म ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। तो अब उन दोनों के जाने के बाद युनफी जो होता है वो यहाँ पर जंगल में किसी पावरफुल बीस्ट को ढूंढने लग गया था, और यहाँ पर थोड़े टाइम के अंदर उसको ऐसा पावरफुल बीस्ट मिल भी जाता है जो कि एक जंगली सुअर था। वो तुरंत यहाँ पर सुअर का पीछा करता है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वो यहाँ पर एक ही बार जैसे अपनी प्रोफाउंड स्वॉर्ड का यूज करता है, उस स्वॉर्ड ने उस सुअर की जान ले लिया था। मानना पड़ेगा क्या कमाल की उसको स्वॉर्ड यहाँ पर मिल चुकी थी, तभी तो लिन लाओ स्वॉर्ड को इतना डेस्परेटली हासिल करना चाह रहा था। उस बीस्ट को मारने के बाद युनफी जो होता है तुरंत ही उसके ब्लड एसेंस को कलेक्ट करना शुरू कर चुका था। थोड़े टाइम के अंदर वो अच्छा खासा ब्लड एसेंस कलेक्ट कर जाता है जो कि उसका ब्रेक थ्रू करने में काम आएंगे। अब बस बाकी था तो वो फ्लावर को हासिल करना, लेकिन युनफी यहाँ पर इस चीज की टेंशन में था कि मैं तो यहाँ पर अपना काम कर चुका हूँ, लेकिन जामो और युई क्या कर रहे होंगे, उनको अभी तक कोई बीस्ट मिला नहीं क्या जिसका एसेंस वो निकाल सके। वो उनको ढूंढने लग जाता है, तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको वहां पर वो दोनों मिल जाते हैं जिनके पीछे ही बीस्ट पड़ चुका था। वो यहाँ पर आए थे बीस्ट का शिकार करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर बीस्ट ही उनका शिकार करने लग चुके थे। वहीं पर एक छोटी सी फॉक्स होती है, उसके मुंह में कुछ खास तरह का फ्रूट था और उसके पीछे दो पावरफुल बीस्ट पड़े थे जो कि भेड़िए जैसे नजर आ रहे थे। वो यहाँ पर उस छोटी सी फॉक्स को मारना चाह रहे थे ताकि उसको मारकर उससे वो जो फ्रूट का टुकड़ा लेकर वो भाग रही है उसको हासिल कर सके। वो दोनों अपनी पूरी जान लगाते हैं ताकि किसी भी हालत में वो उस फॉक्स को खा सके, लेकिन फॉक्स बड़ी चालू थी और बहुत ज्यादा फुर्तीली भी थी, इसलिए कोई उसका कुछ कर नहीं पाता। दूर से नजारा देखकर युनफी कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा आखिर इस छोटी सी फॉक्स ने इतने पावरफुल डेविल वुल्फ्स को कैसे अपने पीछे लगा कर रखा हुआ है और ये लोग उसका बाल तक बाका नहीं कर पा रहे। मानना पड़ेगा ये फॉक्स मामूली नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते ही देखते यहाँ पर उस फॉक्स को दोनों तरफ से उन वुल्फ ने घेर कर रख लिया था। अब यहाँ पर फॉक्स का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होता है, लग रहा था कि वो यहाँ पर मारी जाएगी, पर तब होता है वहां पर युनफी वो उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। युनफी को यहाँ पर नजर आता है कि वो जो छोटी सी फॉक्स है वो लेकर भाग रही है एसेंस मिल्क को, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होता है और वो जमीन के अंदर से बाहर निकलता है, जिसको ये भेड़िए खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे उनकी पावर बढ़ती है। लेकिन उसी को यहाँ पर छोटी सी फॉक्स ने चुरा लिया और वो लेकर उसको भाग रही थी। तो ये देखकर युनफी जो होता है तुरंत वहां पर आता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उन भेड़ियों के साथ लड़ना शुरू कर चुका था, जिस वजह से भेड़िए यहाँ पर पीछे अपने कदम कर लेते हैं। वो युनफी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो ये देखकर वो जो फॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। युनफी कहते हैं कि तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया, इतनी छोटी सी हो लेकिन तुमने इतने टाइम तक के इन भेड़ियों को खुद के पीछे भगा रखा और वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। देखो इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, तो आगे से अपना ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। जिसके बाद युनफी जो था वो तो वहां से जा चुका था उस फॉक्स को वहीं पर छोड़कर, लेकिन फॉक्स जो होती है उसको यहाँ पर युनफी पसंद आ चुका था कि कितना अच्छा इंसान है, उसने उसकी मदद भी की, अभी ना कुछ एहसान लिए वो वहां से चला गया। तो युनफी की ये अदा फॉक्स को बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी
चुकी थी। पर जैसे ही युनफी यहाँ से जा रहा था वहां पर वो दोबारा से भेड़िया आ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन युनफी तुरंत अपनी प्रोफाउंड स्वॉर्ड को यूज करता है और उसकी मदद से वो उन सभी भेड़ियों के साथ लड़ना शुरू कर चुका था। भेड़िया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। एक भेड़िए ने तो अपनी पावर का एक्टिवेट करते हुए सीधा युनफी को निगलने की कोशिश की थी, लेकिन युनफी अपनी पावर की मदद से अपने आप को बचा रहा होता है। लेकिन वो भेड़िए अब यहाँ पर युनफी को छोड़ने वाले नहीं थे। वो उसके पीछे पड़ चुके थे ताकि किसी भी हालत में वो उसकी जान ले सके। युनफी और वो फॉक्स दोनों अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तब वो जो छोटी सी फॉक्स होती है वो तुरंत भेड़िए का ध्यान अपनी तरफ करती है और उसको अपने पीछे लगा चुकी थी ताकि वो युनफी को कुछ न कर सके। तो ये देखकर युनफी दोबारा से अपनी प्रोफाउंड स्वॉर्ड को यूज करता है और उस भेड़िए के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले चुका था, वरना तो वो यहाँ पर उस फॉक्स को खा ही जाता। अब ये दूसरी बार था जब यहाँ पर युनफी ने उस फॉक्स की जान बचाई थी। अब तो यहाँ पर वो उसके लिए दीवानी हो चुकी थी, मानो कि फॉक्स यहाँ पर कोई लड़की हो जो कि अपने आप को फॉक्स में बदल सकती है, और वो युनफी से इम्प्रेस हो गई। जिसके बाद युनफी जो था इस बार दोबारा से वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर आने के बाद जब वो सामने देखता है तो उसको वहां पर वही फ्लावर नजर आता है जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया था। युनफी सोचता है कि अभी मैं जाऊं और उस फ्लावर को हासिल कर लूं, लेकिन जब वो चारों तरफ का नजारा देखता है तो वो थोड़ा सा घबरा चुका था, क्योंकि यहाँ पर 2-4 लोग नहीं बल्कि न जाने कितने ही लोग मौजूद थे जो सभी यहाँ पर उस फ्लावर को हासिल करने के लिए आए हुए थे। उनको किसी भी हालत में ये फ्लावर चाहिए था, तो वो सभी यहाँ पर आकर फ्लावर को लेने की तैयारी में होते हैं। युनफी कहता है कि अब इस तरह से फ्लावर को लेना इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तब वहां पर शिया भी आ जाता है अपनी यादाओं से और अपने कमर को मटकाते हुए कि साइड हो जाओ तुम लोग यहाँ से, मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ उस फ्लावर को लेने के लिए। ये फ्लावर तो मेरा ही होगा, तुम जैसे ऐरा गैरों की यहाँ पर जरूरत नहीं है। पर जैसे वो उस फ्लावर को लेने के लिए जा रहा था वहां पर कुछ जंगली सुअर आकर उसको उठाकर दूर फेंक देते हैं। यही मौका देखकर बाकी के जितने लोग थे वो सभी एक साथ चले जाते हैं ताकि उस फ्लावर को हासिल कर सके। एक साथ न जाने कितने ही लोग टूट पड़े थे फ्लावर को लेने के लिए। पर जैसे वो फ्लावर के करीब आ रहे थे और वो उस फ्लावर को निकाल के आते कि इससे पहले ही जिस समुद्र के अंदर ये फ्लावर उगा हुआ था उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रोकोडाइल बाहर निकल कर आता है। ये क्रोकोडाइल कोई मामूली नहीं था, दुनिया में जितने भी पावरफुल बीस्ट वगैरह है ना उनकी रैंकिंग के नंबर 9 पे आता है। इतना ज्यादा पावरफुल क्रोकोडाइल छुपा हुआ था इस पानी के अंदर जो कि उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। तो अब यहाँ पर उसके रहते हुए फ्लावर को हासिल करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। वो क्रोकोडाइल कितने को वैसे ही निकल जाता है। तो ये देखकर बाकी लोग अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भाग चुके थे कि हमें यहाँ पर इस क्रोकोडाइल का निवाला नहीं बनना, फ्लावर नहीं चाहिए लेकिन हमें मरना नहीं है। जैसे जैसे कुछ लोगों ने अपनी जान बचा ली थी, पर कम से कम आधे लोग को तो यहाँ पर क्रोकोडाइल एक बार के अंदर ही निगल चुका था। सब समझ चुके थे कि क्रोकोडाइल के सामने फ्लावर को लेना नामुमकिन है। युनफी भी जब ये चीज देखता है तो वो समझ चुका था कि भाई ये करना बहुत मुश्किल होगा, अब तो यहाँ पर दिमाग लगाने से भी नहीं कुछ और ही करना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं फ्लावर को हासिल कर पाऊं। तो वहां पर लेन लाओ भी होता है, वो बाकी के जितने भी बंदे थे उन सभी से कहने लग जाते कि देखो हम सबको पता है कि अकेला कोई इंसान ना उस क्रोकोडाइल का मुकाबला नहीं कर सका, वो मरेगा और हो सकता है कि बाकी के लोग भी यहाँ पर मर जाएंगे। तो देखो हम सब यहाँ पर मौजूद है, एक काम करते हैं, सबसे पहले जाते हैं एक साथ मिलकर क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करते हैं और क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश करेंगे। एक बार अगर क्रोकोडाइल मर जाता है तो उसके बाद हम सब वापस से मुकाबला करेंगे और उसके बाद जो हम में से जीतेगा वो ही हासिल कर पाएगा उस फ्लावर को। क्या कहते हो, कैसा लगा ये मेरा आइडिया? बाकी लोग यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि बात तो सही है, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल है तो कोई भी फ्लावर को नहीं ले सकता। तो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ठीक है, हमें तुम्हारा ये प्लान पसंद आया, हम सब एक साथ जाएंगे और क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन युनफी ने यहाँ पर यही प्लान बना लिया था कि बहुत अच्छा मौका है, जब ये लोग आपस में फाइट कर रहे होंगे क्रोकोडाइल से, तब तक कि मैं जाकर उस फ्लावर को हासिल कर सकता हूँ। तो अब इनका प्लान जो था यहाँ पर शुरू हो चुका था। ये सारे के सारे लोग मिलकर एक साथ क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तो क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, एक के बाद एक करते वो सभी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जितने भी लोग उससे यहाँ पर फाइट कर रहे थे वो सारे के सारे लोग थे अर्थ रेल्म के लेडी स्टेज के ऊपर। तो एक साथ जब इतने लोगों की पावर इकट्ठा हुई तो क्रोकोडाइल का इनके सामने मुकाबला करना हल्का फुल्का मुश्किल लग रहा था। भारी तो नहीं था लेकिन फिर भी इतने लोग जब उसके ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो उनका अटैक एक बार ढंग से हैंडल कर नहीं पाता और यहाँ पर कई सारे जगह से उसको चोट लग चुकी थी और उसके अलग अलग जगह से खून निकल रहा होता है। यहाँ पर सारे के सारे लोगों का ध्यान क्रोकोडाइल के ऊपर जा चुका था। वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे ताकि किसी भी हालत में इस क्रोकोडाइल को मारा जा सके। तब तक मौका देखकर वो जो शिया होता है तुरंत ही भागने लग जाता है ताकि उस फ्लावर को हासिल कर सके। ये लोग यहाँ पर फाइट करते रहेंगे, इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो उस फ्लावर को हासिल कर लेगा। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान और एकदम गुस्सा हो चुके थे लिन लाओ के ऊपर। वो उससे कहने लग जाते कि तूने ही ये प्लान बताया था ना कि हम सबको एक साथ मिलकर इस क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करना चाहिए और उसके बाद हम फ्लावर को हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि तूने हमें से बेवकूफ बनाया, तूने हमारा ध्यान यहाँ भटकाया और अपने यंग मास्टर को भेज दिया फ्लावर हासिल करने के लिए। तो हमारे साथ धोखेबाजी कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर लिन लाओ कहने लग जाते कि देखो धोखेबाजी करना तो मेरी फितरत है और अब यहाँ पर तुम लोग मुझे छोड़कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो क्रोकोडाइल उसकी जान ले लेगा। तुम्हारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर रहो, यहाँ पर क्रोकोडाइल से लड़ो और इसको खत्म करने में मेरा साथ दो, वरना जितने भी लोग यहाँ मौजूद
मौजूद है ना सबका निवाला बनाकर रख दूंगा मैं उस क्रोकोडाइल को। तो वहीं जैसे ही यहाँ पर वो जो शियाओ था उस फ्लावर को लेने वाला था, इससे पहले वहाँ पर युनफी आ जाता है और बिल्कुल बिजली की रफ्तार के साथ आते हुए वो उस फ्लावर को कलेक्ट कर चुका था, वो उसको लेकर भागना शुरू कर देता है, जो देखकर उस शियाओ को यकीन ही नहीं होता। वो कहने लग जाता है कि युनफी कहीं के वापस आ मेरे पास, आ मुझे वो फ्लावर दे, तू मेरा फ्लावर हासिल नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको हासिल करने की कोशिश की थी। पर अफसोस की युनफी कब का आगे निकल चुका था उस फ्लावर को लेकर, उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर गया। दूसरी तरफ हम उसी तियानशुई जंगल के अंदर एक बंदे को देखते हैं जिसका चेहरा अभी हमें क्लियर तरीके से तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो कहने लग जाता है कि फाइनली जाकर मुझे युनफी मिल चुका है, हो सकता है कि ये वही गुंडा गैंग का ही लीडर होगा। वो अपने पास से एक अपने खास साथी को बुलाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें किस लिए बुलाया, जाओ युनफी को तो तुमने देख ही लिया है, उसके पास जाकर उसको ऐसी बुरी मौत देना जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर वो लोग जो थे वो तुरंत ही एक फ्लैट जलाते हुए अपने बाकी के साथी वगैरह को इशारा कर देते हैं कि दोस्तों यहीं पर युनफी है, जल्दी से यहाँ पर आओ और हम सब एक साथ मिलकर युनफी की जान लेंगे। जिसका मतलब ये था दोस्तों कि अब युनफी बड़ी भारी मुसीबत में पड़ने वाला है। तो क्या युनफी यहाँ पर उन सभी का मुकाबला करते हुए अपने आप को बचा पाएगा या वो खुद अपनी पावर का यूज करते हुए सभी की वाट लगा देगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।